हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स पीएससी ट्यूटर बाय निकी। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोमॉर्फिज्म लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था। उसके बाद आज हम सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे और सेक्शन बी भी स्टार्ट कर लेंगे गाइस। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है पहले उसे जाकर देखे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे चेकआउट करने के बाद कंप्लीटली समझने के बाद आपको ये लेक्चर स्टार्ट कर लेना है। तो आइए गाइस देखते हैं। उससे पहले गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी हेल्प मिलती रहे। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। यानी कि आपको बेसिस डिफाइन करना है। क्या होता है बेसिस? देखो, बेसिस होता है कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस लेक्चर में कि डायमेंशन थ्योरम, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है गाइस, उसे बहुत जरूरी है आपको देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देखना। तो देखो, डायमेंशन थ्योरम में हमने आपको बताया था कि डायमेंशन थ्योरम क्या थी कि जब हमने दो सेट यानी दो बेस कंटेन किए थे तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो दो बेस हैं उनके पास सेम एलिमेंट कंटेन होना चाहिए, यानी कि m n के इक्वल होना चाहिए था। बेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशन बताई थी? पहला कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा वो पूरा सेट जनरेट करो। गाइस, यहाँ पर भी वही लिखा है, यहाँ पे आपको डीपली पढ़ना है। देखो, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी बेसिस ऑफ VF if first S consists of linear independent vectors, second S generate VF that is LS equals to V, that is each vector in V is linearly combinations of finite number of element of S। देखो गाइस, क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास कोई एक VF सेट है, ठीक है गाइस, उसका आपने एक सबसेट लिया जो कि एक सेट है S, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है उसी में से सारा वो एलिमेंट कंटेन करने वाला सेट, ठीक है, उसे हम सबसेट बोलते हैं। तो यहाँ पे VF जो आपका सेट है उसमें से एक सेट ले लिया S, जिसे हम बोल रहे हैं सबसेट है ये VF का, ठीक है। और इसे हम बेसिस कब कहेंगे? पहला, जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो सकता है लेकिन एलिमेंट नॉन जीरोज होने चाहिए। तो S पहले तो क्या है, LID यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन सेकंड कि S जो है आपका वो VS जनरेट करने का मतलब है जो आपका सेट अभी आपने कंटेन किया है सबसेट S, वो पूरा का पूरा उसके जितने भी एलिमेंट्स है वे सारे VF कंटेन करने चाहिए, यानी वो पूरा सेट बनाना चाहिए। भाई देखो, सबसेट है तो सबसेट होगा, जो एलिमेंट उसके होंगे वो VF से तो लिए होंगे, तो दैट मीन्स वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो यानी कि हर एक वेक्टर जो होंगे V के वे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होने चाहिए? S की। दैट मीन्स कि LS इक्वल्स टू V। इसका मतलब क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा किसका? सेट S का, वो किसके इक्वल होना चाहिए? हर एक वेक्टर V के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख भी रखा है ईच वेक्टर इन V इज लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S। क्लियर है गाइस? आपको बिल्कुल ऐसे ही पेपर में रिप्रेजेंट करना है अपनी डेफिनेशन को, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑल द सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का अब आपके जितने भी सबसेट होंगे वे सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आपको ये शो करना है क्वेश्चन में, ठीक है। कहने का मतलब है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं गाइस? जो नॉन जीरोज होते हैं, यानी जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो V है, VF हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका हमने सबसेट ले लिया, ठीक है। अब ये जितने भी सबसेट इसके बनेंगे इस V सेट के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमें ये दिखाना है कि वे सारे क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्या है वे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आइए गाइस देखते हैं कैसे करना है। देखो, सबसे पहले लेट S इक्वल्स टू x1 x2 एज शोन अप xn। सबसे पहले आपने एक सेट कंटेन किया S, जिसके अंदर आपके कैसे एलिमेंट है? x1 x2 एज शोन अप एज xn तक के, ठीक है। ये हमारा सेट कैसा होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब भी तो आप क्या करोगे, इनके सब सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करोगे, ठीक है। तो हमने इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाया। अब देखो, लिख भी लिखा है यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमने कंटेन कर लिया है इन वेक्टर स्पेस VF। नाउ एंड लेट, अब हमने एक लेट किया T x1 x2 x3 एज शोन एज अप xm तक, ठीक है। इसके अंदर xm एलिमेंट आपके कंटेन हो रहे हैं वेयर m लेस देन इक्वल्स टू n, यानी जो आपका m है
वो लेस देन भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है एन के। दैट मीन्स क्या है कि अगर एम की वैल्यू छोटी, मतलब कि एन से छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि एस जो है एक सेट है, लेकिन जो टी है वो सबसेट है किसका, एस का। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे सेट टी में होने चाहिए, ठीक है। ये तो सबसेट का मतलब होता है। अब जैसे एस, जैसे कि यहाँ पे आपको ये टी है, ये सेट सबसेट है किसका, एस का। तो यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वे सारे कहाँ से आए हुए होंगे, एस से। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है x1 x2 x3, ठीक है। लेकिन xn और xm का मतलब है कि हो सकता है कि s में 6 एलिमेंट हो तो t में भी 6 एलिमेंट हो सकते हैं। तो लेकिन t में एलिमेंट कम या तो इक्वल होने चाहिए, अगर ज्यादा हो गए तो वो सबसेट नहीं होगा, ठीक है, वो सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख रखा है वेयर m लेस देन इक्वल्स टू n विद द सबसेट ऑफ s, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इट इज क्लियर दैट t इज एनी सबसेट ऑफ s। इससे क्या पता चला कि t जो है वो सबसेट है किसका, s का, यानी कि t के जितने भी एलिमेंट है वो सारे कहाँ से आए हैं, आपके s से आए हुए हैं। नाउ सिंस द एलिमेंट ऑफ s कैन बी रिटन इन द ऑर्डर्स, वी नीड टू शो दैट t इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। अब गाइस यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं s से, वे सारे आपको इस तरीके से ऑर्डर में लिखने हैं ताकि आप t को लिनियरली इंडिपेंडेंट शो कर सको। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उसके जितने भी सबसेट होंगे उसे आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने हैं। तो हमने एक इंडिपेंडेंट सेट लिया s, ठीक है, और उसका एक सबसेट कंटेन किया t, जिसके अंदर इसके टाइप के एलिमेंट है, यानी कि इक्वल भी हो सकता है वे, लेकिन कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये t सबसेट है s का, तो यानी कि क्या है कि जितने भी एलिमेंट होंगे आपके s के वो क्या होंगे, उसी ऑर्डर में होंगे जिस हिसाब से s होगा, ठीक है। वी नीड टू शो, अब हमें क्या शो करना है कि t लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि t एक सबसेट है और हमें ये तो दिखाना था कि सबसेट को लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाओ। तो देखो अब कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एज शोन अप अल्फा m बिलोंग्स टू f, f यानी फील्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टाइप के एलिमेंट आपने कंटेन कर लिए f से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन यूज किया अल्फा 1 को x1 के साथ, अल्फा 2 को x2 के साथ, अल्फा 3 को x3 के साथ एज शोन अप अल्फा m xm, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, द लीनियर दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब आप इस लीनियर जो आपका ये रिलेशन दे रखा है इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो आपने सबसे पहले अल्फा 1 x1 ऐसे लिख लिया, अल्फा 2 x2 ऐसे लिख लिया, अल्फा 3 x3 ऐसे ही लिख लिया। अब आपने ये भी लिख लिया, अल्फा 1 x1 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे वाली टर्म लिखो जीरो में, मतलब कि जीरो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है ये। तो आपने क्या किया, इसमें जीरो की मल्टीप्लाई कर ली, 0 इंटू xm प्लस 1 प्लस सोन अप 0 xn, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो ना 0 xm प्लस 2 एज शोन अप एज 0 xn। इसका मतलब क्या है, ये जीरो ही तो है सारा एलिमेंट और ये भी जीरो एलिमेंट है, तो ये सारे तो खत्म ही हो रहे हैं ना, इन्हें बस हम ऐड करके ऐसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है गाइस। ना करने के बाद आपने इसमें जीरो की मल्टीप्लाई कर ली ताकि ये आपका किस फॉर्म में दिखाई दे सके, एस की फॉर्म में, क्योंकि एस में कैसा एलिमेंट है, x1 x2 x3 x4 xm एज शोन अप एज xn टाइप का एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है और एज शोन अप एज xn भी है, चाहे इसका स्केलर एलिमेंट जीरो ही क्यों ना हो। तो ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, लीनियर रिलेशन ऑफ s की फॉर्म में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज लीनियर रिलेशंस इन s। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद देखो गाइस, सिंस s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब आपको पता ही है कि s जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तभी तो आप उसका सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा पाओगे। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है ना, इससे आपको क्या रिलेट हो रहा है कि आपकी अल्फा 1 वैल्यू है, अल्फा 2 है, यानी स्केलर कंपोनेंट जो आपके अल्फा 3 अल्फा m एंड एज शोन अप एज, ये सब कैसे आपके जीरो है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या दिखाता है कि आपके जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 एज शोन अप एज अल्फा m स्केलर होने, वे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वेक्टर जीरो नहीं हो सकते लेकिन स्केलर कंपोनेंट जीरो हो सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे वेक्टर एलिमेंट है x1 x2 x3, लेकिन इनके स्केलर के जीरो होने की वजह से ये सारे वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो देखो गाइस, यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है कि जब आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो, आपका स्केलर कंपोनेंट भी जीरो हो सकता है, लेकिन आपका वेक्टर कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा। तो उससे क्या पता चलेगा आपका कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। तो ये जो आपको सेकंड इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको क्या पता चला कि लीनियर रिलेशन में है किसके, एस की फॉर्म में, और एस क्या है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या इंप्लाइज हुआ कि आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यानी कि जो आपका स्केलर कंपोनेंट है वे क्या है, जीरो के इक्वल है। तो जब आपके स्केलर कंपोनेंट जीरो के इक्वल हो गए और आपका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो हो गया, दैट मीन्स आपका सेट टी जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यहीं से आपको क्या पता चल गया कि आपके जितने भी सबसेट होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के, वे सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर गाइस। एक बार और देखो इसे। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेट कर लिया एस, जिसमें कैसे एलिमेंट है, x1 x2 एस शोन अप एस xn टाइप के एलिमेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है आपका गाइस, ठीक है। अब इसमें से आप एक सेट कंटेन कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं सब सेट, क्योंकि अगर हम किसी सेट का कोई एक सेट ले लेते हैं जो कि उसके टाइप के एलिमेंट कंटेन कर रहा है, वो चाहे कम हो चाहे उसके बराबर हो, लेकिन उससे ज्यादा ना हो, तो उसे हम बोलते हैं सबसेट। तो हमने इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से एक सबसेट ले लिए टी, जिसके अंदर x1 x2 देखो सारे सेम एलिमेंट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें आपके इक्वल एलिमेंट हो, यानी कि xn तक ही हो। हमने मान लिया कि xm है, सपोज अगर इसमें 6 एलिमेंट है तो या तो हो सकता है पूरे 5 एलिमेंट कंटेन करे, या 4 करे, 3 करे, या तो फिर पूरे के पूरे 6 एलिमेंट कंटेन करे, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा भी कंटेन नहीं करेगा, तभी तो इस सबसेट कहलाएगा किसका, एस का। तो यहाँ पे कंडीशन भी लिख लिया आपने। अब ये सबसेट है एस का। यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि टी जो है आपका वो सबसेट है किसका, इस एस का। अब इसके गाइस आपको क्या दिखाना है कि टी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और टी क्या है आपका, सबसेट है। हम यहाँ पे एक सबसेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर दिखा देते हैं तो सारे सबसेट क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा m टाइप के एलिमेंट फिर से ले लेने के, सारे कैसे, स्केलर एलिमेंट है, ठीक है। अब इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे किसके साथ, टी के साथ, क्योंकि टी को तो दिखाना है हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एज शोन अप एज अल्फा m xm इक्वल्स टू 0। नाउ इसके बाद आपने क्या किया, लीनियरली रिलेशन देखा आपने, यानी कि जो आपको ये एलिमेंट कंटेन हो रहा था, आपने इसके बाद इसे n तक बढ़ाया, आपने इसे s के लीनियर रिलेशन में दिखाया। तो आपने क्या किया, इसके आगे का कंपोनेंट लिया, लेकिन इसके आगे का कंपोनेंट थे नहीं, तो हमने क्या किया, उसके स्केलर में 0 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी 0 इंटू xm प्लस 1। इसका मतलब क्या है, ये भी 0 है, 0 इंटू xn का मतलब क्या है, ये भी 0 है। पर हम लिख क्यों रहे, ताकि हमारा लीनियर रिलेशन बन सके किसका, इस एस का बन सके, तब हम दिखाएंगे। तो इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से क्या इंप्लाइज हो रहा है आपका कि आपके जो स्केलर कंपोनेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 एज शोन अप अल्फा m किसके इक्वल होंगे, 0 के। तो यानी कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियर है गाइस। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना था कि जितने भी सबसेट होंगे आपके वे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और आपका भी मैंने बताया कि वाला जो सबसेट है, यानी कि जो टी आपका यहाँ से पता चला कि स्केलर कंपोनेंट 0 के इक्वल है, ना कि इसके वेक्टर कंपोनेंट 0 के इक्वल है। तो दैट मीन्स क्या है, टी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और टी आपका क्या है, सबसेट। और दैट मीन्स जितने भी सबसेट होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आई होप गाइस आपको ये थ्योरम बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कोशेंस स्पेस, यानी कोशेंस स्पेस आपको बता देना है यहाँ पे। तो देखो गाइस क्या डेफिनेशन होती है, लेट VF be the vector space and W be any subspace of VF, then V by W is also a vector space over the field F are called quotient space of V relative to W। कहने का मतलब है गाइस कि आपके पास एक VF है, यानी VF माने क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। और W आपके पास एक सब स्पेस है VF का, ठीक है। W क्या है आपका, सब स्पेस है VF का। तो आपको क्या करना है, कोशेंट स्पेस का मतलब है कि आपका वेक्टर स्पेस अपॉन सब स्पेस, वेक्टर स्पेस होना चाहिए। दैट मीन्स कि V बाय W आपका ऑल्सो क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, कोशेंट स्पेस बोलेंगे।
ठीक है, ये याद रखना, बस टोटली आपको ये याद रखना है कि v बाय डब्ल्यू जो होगा आपका, अगर वो वेक्टर स्पेस हो जाए तो दैट मीन्स क्या है, वो क्वोशिएंट स्पेस है। अब v क्या होता है आपको देख के पता चल रहा है, वेक्टर स्पेस, और w क्या है आपका, सब स्पेस। गाइस क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, डिफाइन द इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब आपकी बात कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की कि क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है गाइस, लेट VF be the vector space where F is either the field of the real numbers or the field of the complex numbers. An inner product space on V is function from V cross V into F, which assigned to each order pair of vector alpha betas in V a scalar alpha beta in such a way that। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि एक VF जो है वो आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है, जिसमें आपका F क्या है, फील्ड है, और वो फील्ड आपका रियल नंबर का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है। देखो, रियल नंबर तो आप सभी को पता है क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसमें हम रियल और इमेजिनरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होता है, जैसे कि a प्लस आई बी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपने क्या किया, VF एक वेक्टर स्पेस लेट किया जहाँ पे आपको जो F है ये फील्ड होता है, रियल नंबर का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो, एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन V is the functions from the V cross V into F which assigned to each order pair of vector alpha betas in V alpha betas in such that way। देखो, आपका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है किसी V पे, वो V क्रॉस V पे, ठीक है, इंटू F, यानी कि V आपका जो है वो V से F तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा आपका एक प्रोडक्ट फंक्शन दे रखा है और ये ऑर्डर पेयर में आपको मिलेगा। ऑर्डर पेयर मतलब कि V के अंदर आपके दो एलिमेंट अगर मैं ले लूं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर पेयर होगा यहाँ पे वो ये वाला होगा, अल्फा कोमा बीटा वाला। ठीक है, तो अब इसके दो कंडीशंस है। देखो, पहली जो है आपकी वो ये है कि आपका जो अल्फा बीटा होगा वो कंजुगेट होगा किसका, बीटा अल्फा के। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है आपका कि जो आपका अल्फा बीटा है वो कंजुगेट होगा बीटा अल्फा की। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, बीटा अल्फा डिनोट द कंजुगेट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ द नंबर बीटा अल्फा। देखो, सेकंड कंडीशन क्या है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा, यानी आपके पास ये कोई एक पेयर दे रखा है। अब की बार बीटा अल्फा यानी अल्फा बीटा की जगह आपको क्या दे दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा, यानी दो पेयर दे दिया अब आपको। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ए को बाहर ले लो तो अल्फा को गामा के साथ लिख लेंगे, जब बी को बाहर लोगे तो बीटा और गामा बन जाएंगे। तो ये सेकंड कंडीशन क्लियर है। तो देखो गाइस, इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है कि आपके पास कोई VF है जो वेक्टर स्पेस है, F क्या आपका फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, रियल नंबर का भी हो सकते हैं। इसके बाद आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, यानी कि अल्फा बीटा की फॉर्म में होगा, जिसमें आपके पास कंडीशंस दे रखी है। पहली क्या कंडीशंस दे रखी है कि जो आपका अल्फा बीटा होगा वो बीटा अल्फा के कंजुगेट के इक्वल होगा। सेकंड, अगर आपको ये वाला पेयर दे दे ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा का, यानी कि तो पहले अल्फा मान लो बीटा मान लो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए अल्फा को लेंगे, तो ए अल्फा कोमा गामा तो ले नहीं सकते, तो ए को बाहर ले लेंगे, ए अल्फा कोमा गामा। फिर बी बीटा गामा को लेंगे तो बी बाहर ले लेंगे कि कांस्टेंट है, फील्ड से एलिमेंट कंटेन हो रहा है, और फिर क्या बनाएंगे, बीटा गामा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो गाइस नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि अल्फा कोमा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अल्फा कोमा अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 0। देखो, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ने के लिए आपको तीन कंडीशन बताई मैंने अभी। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपका पेयर में होना चाहिए। ठीक है, पेयर क्या है ना, अल्फा कोमा बीटा के पेयर में होना चाहिए। अब आपने तीन कंडीशन पढ़ी। पहली क्या कि जब आपका अल्फा बीटा होगा वो कंजुगेट होगा किसका, बीटा अल्फा की। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ी आपने। सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी कि आपका जो अल्फा कोमा अल्फा वाला पेयर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। कब होगा ग्रेटर देन 0, जब उसके अल्फा कोमा अल्फा एलिमेंट 0 के इक्वल होंगे, दैट मीन्स अल्फा 0 होना चाहिए। ठीक है गाइस, तीसरी आपने पढ़ी थी कि अगर आपका ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा दे रखा है तो आपको क्या कर लेना है, ए को अलग लेके अल्फा कोमा गामा बनाना है, प्लस बी को अलग लेके बीटा कोमा गामा बना लेना है। ठीक है गाइस, तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है अगर आपको क्या बनाना है, वी को इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलवाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस वी is then said to be inner product space with respect to specify inner product defined on its।
तो यदि वेक्टर स्पेस VF को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहलाएंगे, जब ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान रखने की है। देखो VF इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा और हम इक्विलिडियन स्पेस कब कहलाएंगे, जब आपका फील्ड जो होगा रियल नंबर हो। तो अगर आपका फील्ड रियल नंबर है तो दैट मीन्स क्या है, वो इक्विलिडियन स्पेस है। लेकिन अगर आपका फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दैट मीन्स क्या है, वो यूनिटरी स्पेस है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक का तो पॉइंट सबको क्लियर होगा ना। इसके बाद देखो प्रॉपर्टी 3 इन द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखो जो ये वाली प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड वाली, ये आपकी नॉन नेगेटिव है। ठीक है, कैसी है प्रॉपर्टी है, नॉन नेगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, लीनियरिटी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा, जो किसकी इक्वल थी, ए अल्फा कोमा गामा प्लस बी बीटा कोमा गामा की। ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो है सिमेट्री, यानी कि जिसमें आपने पढ़ा था कि अल्फा कोमा बीटा किसके इक्वल है, कंजुगेट ऑफ बीटा कोमा गामा के, उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। सेकंड प्रॉपर्टी को लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और जो आपकी थर्ड वाली है वो नॉन नेगेटिव। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये चीज अगर आप याद रख लोगे तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। नाउ ये आपको समझ में आ गया इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है इनर प्रोडक्ट स्पेस। आपको 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि फील्ड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अगर फील्ड आपका रियल नंबर का है तो उसे हम क्या बोलेंगे। फिर आपको ये भी याद रखना है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट को क्या बोलते हैं, सेकेंड को क्या बोलते हैं, थर्ड को क्या बोलते हैं। तो अगर फील्ड कैसा है, रियल नंबर का, तो सिमेट्री, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो कंजुगेट सिमेट्री। क्लियर? देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आज सेक्शन ए का आज का लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक फॉर्म। यानी कि गाइस पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि आपको क्वाड्रिक फॉर्म को मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कि आपको क्वाड्रिक फॉर्म क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको कैसे कर लेना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2014 का पेपर चेकआउट कीजिए। ठीक है गाइस, देखो लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। इफ यू बी द सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशंस वेक्टर स्पेस VF, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ सब स्पेस W ऑफ U V इक्वल्स टू U प्लस W। देखो गाइस, आपको एक U दे रखा है जो कि सब स्पेस है किसी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF का। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि उसमें से हम एक सब स्पेस W कंटेन कर रहे हैं U का। ठीक है, U यानी क्या है, U आपका सब स्पेस है और उसमें से आपने एक W ले लिया। ठीक है, और वो इस फॉर्म में ले लिया कि आपका V जो है वो U प्लस W होगा। ठीक है, W भी एक सब स्पेस है आपका, U भी एक सब स्पेस है, और आपको ये दिखाना है कि जो V है यानी कि आपका वेक्टर स्पेस है वो U प्लस W के फॉर्म में है। तो देखो गाइस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, डायमेंशन आपने मान ली U की L और डायमेंशन W की मान ली M। अब डायमेंशन कैसे निकालते हो, देखो डायमेंशन निकालने का बहुत इजी वे है। जैसा आपने कोई एक सेट कंटेन किया, उसमें अगर आपके L एलिमेंट है तो आप डायमेंशन मान लोगे कि उसकी क्या है, L है। अगर आपके M एलिमेंट है तो उसकी डायमेंशन क्या है, M है। तो U के अंदर L टाइप के एलिमेंट है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, L होगी। W में आपके M टाइप के एलिमेंट है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, M। M टाइप का मतलब है कि जैसे मान लो 7 एलिमेंट है W में तो डायमेंशन कितनी होगी, 7 होगी। अगर U में 8 एलिमेंट है तो डायमेंशन कितनी होगी, U की 8 होगी। ठीक है, तो जितने एलिमेंट कंटेन होंगे उतनी ही डायमेंशन होगी। हमें यह दिखाना है कि जो डायमेंशन होगी V की वो उसकी डायमेंशन L और इसकी डायमेंशन M के समेशन के इक्वल होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे S1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एज शोन अप एज अल्फा L। तो आपने सबसे पहले क्या एलिमेंट कंटेन किया, S1 एलिमेंट कंटेन किया। देखो हमें डायमेंशन दिखानी है V की क्या, कि L प्लस M है, यानी कि U से भी एलिमेंट है और W से भी है। ठीक है, ये दिखाना है आपको। तो आपने क्या किया, U का एक सेट कंटेन किया S1 और W का एक सेट कंटेन किया S2। तो हमने जो S1 एलिमेंट कंटेन किया, अब देखो U में डायमेंशन क्या है, L, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, L टाइप के, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एज शोन अप एज अल्फा L तक के। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन इसकी L हमने लेट कर रखे तो एलिमेंट भी इसमें L ही होंगे। नाउ बेसिस होना जरूरी है क्योंकि डायमेंशन में बेसिस होने की कंडीशन बहुत जरूरी होती है। नाउ S2 आपका W का है सेट, तो W में कितने डायमेंशन है, M, तो यानी कि इसमें M एलिमेंट होंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा M टाइप के।
अब इसके बाद ये बेसिस किसका है, W का है। अब आपको क्या शो करना है कि आपका S1 यूनियन S2 बेसिस हो। S1 यूनियन S2 का मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों को एक साथ लेना। और इन दोनों का एक साथ ही तो क्या है, ये हमारा डायमेंशन V है। इन दोनों का एक साथ ही तो V है हमारा। तो अगर हम ये दिखा दे कि ये दोनों क्या है हमारे, इनका जो यूनियन है आपका, अगर वो बेसिस है तो दैट मीन्स उसकी डायमेंशन कितनी होगी, M प्लस L होगी। और ये हमें शो करना था। तो क्लियर है गाइस। तो देखो आपके पास ये गिवन है कि डायमेंशन V L प्लस M होगी, क्योंकि आपने बाय द रिलेशन आपने ये देख लिया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर डायमेंशन U की L है, डायमेंशन V की कितनी है, M है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके तो V की डायमेंशन नहीं लेके यानी कि L प्लस M होगी। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या, L को एलिमेंट कंटेन कर लिया, इधर से आपने M एलिमेंट कंटेन कर लिया। तो ये दोनों बेसिस हो गए। एक को हमने U से कंटेन कर लिया S1 को, और S2 को कहाँ से कंटेन किया, W2। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब आपको ये शो करना है कि आपको जो S1 यूनियन S2 है वो बेसिस है, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है कि आपने जितने भी एलिमेंट कंटेन किए सारे एक साथ होने चाहिए एक ही सेट में, ठीक है। और वो किसका बेसिस होना चाहिए, V का। अगर ये बेसिस आप प्रूफ कर देते तो मतलब ये आप कंडीशन शो कर देंगे। तो देखते हैं गाइस, लेट अल्फा बिलोंग्स टू V सिंस V इक्वल्स टू U प्लस W। सबसे पहले क्या किया आपने, V से एक एलिमेंट कंटेन किया, ठीक है। और आपके पास एक कंडीशन और दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है आपको, कि जो आपका V है वो किसके इक्वल है, U प्लस W के इक्वल है, ठीक है। Therefore we can write, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फा हमने V से कंटेन किया। अगर मैं अल्फा को ऐसे लिख दूं गामा प्लस डेल्टा, तो इसका मतलब क्या है कि गामा एलिमेंट कहाँ से होगा, U से, और डेल्टा एलिमेंट कहाँ से होगा, W से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेयर गामा बिलोंग्स टू U, डेल्टा बिलोंग्स टू W। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नाउ अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको, नाउ गामा बिलोंग्स टू U। अब इसके बाद देखो गाइस, अब क्या करना है, गामा को U से बिलोंग कर लिया आपने, और इसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1, क्योंकि गामा अगर आप U से ले रहे हो और U का एलिमेंट यानी U का सेट कौन है, S1, क्योंकि यहाँ पे लिख भी रहे हैं S1 क्या है, बेसिस है U का। तो आपने क्या किया, इसमें से आपने एक गामा एलिमेंट कंटेन कर लिया, और किसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन में, इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और ऐसे ही आपने क्या किया, इसे गामा आपने U से लिया, डेल्टा आपने किससे लिया, W से, लेकिन ये भी किसमें लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिया, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ S2 के। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो, देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू V कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट S1 यूनियन S2। देयरफॉर देखो, जैसे आपने गामा जो है आपने U से लिया, तो आपने उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा सेट S1, क्योंकि S1 जो है वो सेट किसका है, U का है। जैसे ही आपने डेल्टा W से लिया, दैट मींस वो लीनियर कॉम्बिनेशन में किसका सेट, S2 का, क्योंकि ये W का सेट है। अब आपने वैसे ही अगर अल्फा V से बिलोंग किया है, और तो फिर ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, इस यूनियन के तो होगा, क्योंकि यूनियन ही तो V का एलिमेंट है। तो यानी कि सेट क्या यूनियन, S1 यूनियन S2। क्लियर। तो देखो गाइस, इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद आपने क्या किया, V को इसके इक्वल लिख लिया, ठीक है। V को आपने किसके इक्वल लिख लिया, L S1 यूनियन S2 के इक्वल लिख लिया। ऐसे आपको पता चल गया, क्योंकि V जो है वो किसके लिए ना कॉम्बिनेशन में होगा, इन यूनियन के इक्वल होगा। क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देखा है कि जब गामा आपका U से बिलोंग हो रहा था तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में था सेट S1 के, और जब आपका डेल्टा W से था तो वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन में था सेट S2 के। तो ये जो अल्फा V से बिलोंग कर रहा है तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा किसके, S1 यूनियन S2 के। तो यहाँ से क्या पता चला कि V आपको किसके इक्वल होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 यूनियन S2। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, सिंस डायमेंशन V इज इक्वल्स टू L प्लस M। अब जो आपकी डायमेंशन दे रखी है V, ये आपके किसके इक्वल है, L प्लस M के इक्वल है, ठीक है। ये जो डायमेंशन आपकी V है वो किसके इक्वल है, L प्लस M के। और आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है V के इक्वल है, ठीक है। यानी आपके पास दो चीज होगी यहाँ पे, क्या कि एक तो डायमेंशन आपकी L प्लस M के इक्वल है, दूसरा आपकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है S1 यूनियन S2 सारा V जनरेट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होंगे वो L प्लस M से कम नहीं होंगे, क्योंकि इस सेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर L प्लस M एलिमेंट ही होंगे। इससे कम होंगे तो वो सेट उसका है ही नहीं, तो L प्लस M से कम नहीं होंगे। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, L प्लस M एलिमेंट है। तो हम एक सेट जनरेट कर लेते हैं, क्या, ये वाला सेट जनरेट करो, ठीक है।
तो देखो इससे क्या पता चला, जैसे डायमेंशन आपकी थी L प्लस एम थी V की और सेट भी जनरेट हो रहा था, दैट मीन्स S1 यूनियन S2 के पास L प्लस एम एलिमेंट थी, तो हमने क्या सेट जनरेट किया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा L। फिर आपने U के तो एलिमेंट आपने लिख लिए यहाँ पे, और आपके जो V के एलिमेंट थे यानी कि W के एलिमेंट थे वे क्या थे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा M, और इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाया आपने, S1 यूनियन S2, ये इसी के तो एलिमेंट है। देखो इसमें L भी है और M भी है, यानी कि कितने एलिमेंट है इसमें, M प्लस L, तो ये किसका एलिमेंट है, S1 यूनियन S2 का। तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया आपका, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है कोई भी नॉन जीरो, मतलब कि कोई भी जीरो नहीं हो रहे, सारे एलिमेंट कैसे है, ये नॉन जीरो से, ठीक है। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट इसके जीरो नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है कि U इंटरसेक्शन W क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आपको क्या शो करना है कि आपका जो U और W सेट है उसका इंटरसेक्शन जीरो के इक्वल है। तो आपने क्या किया, एक एलिमेंट अल्फा लिया U इंटरसेक्शन W से, यानी कि वो U में भी कंटेन हो रहा है और W में भी कंटेन हो रहा है। एक बार और इन सब चीजों को मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले आपने गामा को U से बिलोंग किया, दैट मींस लीनियर कॉम्बिनेशन में S1 के। फिर आपने W से क्या एलिमेंट लिया, डेल्टा, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में है S2 के। तो आपने अगर अल्फा V से बिलोंग किया है, दैट मींस वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, S1 यूनियन S2, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो S1 यूनियन S2 बनेगा, यानी कि उनमें सारे एलिमेंट होंगे। अब इधर से क्या बात प्रूफ हुई आपकी, जब आपने बात की इससे प्रूफ हुई कि V आपका जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है इसके, क्योंकि ये तो बात आप यहाँ पे लिख रहे हो, यही चीज आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैथमेटिकली टर्म में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास गिवन कंडीशन क्या थी कि डायमेंशन V किसके इक्वल थी, L प्लस एम के, और आपने बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो V के इक्वल है। तो दैट मीन्स इसके पास कितने एलिमेंट है, S1 यूनियन S2 के, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड अगर हम लगाते हैं तो इस समय पता चल रहा है कि S1 यूनियन S2 के पास क्या है, L प्लस एम एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। तो हमने क्या किया, इसका एक सेट जनरेट किया जिसमें एलिमेंट आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एज शोन अप एज बीटा एम तक, ठीक है। इसमें L भी एलिमेंट आ गया आपके और M भी एलिमेंट आ गए आपके, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको यह प्रूफ करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा U और W का वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट अल्फा कंटेन किया, इनके इंटरसेक्शन हमने एक एलिमेंट मान लिया अल्फा, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन है दैट मीन्स वो U में भी होगा और W में भी होगा। अब इसके बाद देखो आपने यहाँ से मान लिया कि आपका जो अल्फा है वो इनके कॉम्बिनेशन में, यानी कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और AL अल्फा L तक, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपका जो अल्फा है वो U में भी बिलोंग कर रहा है और W में भी, और U में किस टाइप के एलिमेंट है, L टाइप के, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 एज शोन अप एज अल्फा L तक। और आपका अल्फा जो है वो W में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स उसमें किस टाइप के एलिमेंट है, बीटा 1 बीटा 2 एज शोन एज सब तक बीटा M तक के एलिमेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो अल्फा को, आप अल्फा को ये भी तो लिख सकते हो, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा N तक लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। तो आपने क्या किया, अल्फा को दोनों कंडीशन में लिख लिया। पहली वाली जो कंडीशन है वो आपकी U वाली है और जो दूसरी वाली कंडीशन आपकी वो किसकी है, V वाली है, ठीक है। तो देखो गाइस, पहले वाला जो आपकी कंडीशन यानी कि अल्फा जो आपका A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 ये किसका है, U का है, और जो दूसरे वाला है अल्फा ये किसका है, W का है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने बात की थी कि अल्फा हमने इंटरसेक्शन में ले तो आपके दो एलिमेंट बनेंगे। अब देखो ये अल्फा इसके भी इक्वल है और ये अल्फा इसके भी इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही अल्फा कॉमन है, तो यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए। और जब दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या करेंगे, इस बीटा M वाली टर्म को इधर ले आएंगे, और जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की टर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी किस फॉर्म में बनेगी। तो अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपने क्या किया, A1 को जीरो के, क्योंकि आपका यहाँ से पता चल रहा है कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन आपका किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चला है कि इसके वेक्टर एलिमेंट यानी अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं जीरो है, कौन जीरो है, इसके स्केलर कंपोनेंट A1 A2 एज शोन अप एज AL जीरो के इक्वल, यहाँ से B1 B1 B2 और एज शोन अप BM ये सब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो आपका यहाँ से क्या पता चला कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो यहाँ से आपको पता चला कि इसके स्केलर कंपोनेंट जीरो है, ना कि इसके वेक्टर कंपोनेंट जीरो है। तो यहाँ से आपको क्या कंडीशन मिली कि आपका जो अल्फा है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। और जब आपका अल्फा जीरो के इक्वल है तो यहाँ से आपको क्या पता चला
कि इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि आपने अल्फा को ही यहाँ से इंटरसेक्शन से लिया था। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन से क्या एलिमेंट लिया था, अल्फा, और वही किसके इक्वल आ रहा है आपके 0 के इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्लियर है गाइस, तो समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी बेनिफिट हो सकते हैं।